अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे। हमारा जो लेक्चर है वो है 9th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 8 है न्यूट्रिशन। उसका लास्ट टॉपिक है लार्ज इंटेस्टाइन एंड रोल ऑफ लीवर। ये हमने स्टडी करना है। लास्ट टाइम जो हमने स्टडी किया था वो था स्मॉल इंटेस्टाइन, हमने देखा था उसमें एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। स्टमक स्टडी किया था। ये हम एलिमेंट्री कैनाल को स्टडी कर रहे हैं कि जो हमारा जो सिस्टम है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, उसमें कौन कौन से आर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। उन आर्गन्स को हमने स्टडी किया था, उनका फंक्शन हमने देखा था, रोल प्ले जो करते हैं वो हमने देखा था। आज हमने इसी को जो इसका सीक्वेंस है उसमें लास्ट चीज़ है लार्ज इंटेस्टाइन। इसका रोल देखना है, लार्ज इंटेस्टाइन क्या रोल प्ले करता है, ये होता किधर है, ये क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। और नेक्स्ट हम देखेंगे लीवर, और लास्ट पे हम इसमें चेक करेंगे कि डिसऑर्डर्स जो होते हैं एलिमेंट्री कैनाल में, अगर कोई इन्फेक्शन हो जाए तो उसके वजह से जो डिजीज़ होते हैं वो कौन कौन से डिजीज़ होते हैं। तो सबसे पहले है इसमें कि लार्ज इंटेस्टाइन क्या चीज़ है। जो इसमें हमने जो लास्ट टाइम देखा था स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। जब स्मॉल इंटेस्टाइन एंड होती है उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ स्टार्ट हो जाती है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जो चीज़ स्टार्ट होती है उसको आप कहते हैं यह है लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने कहा था कि एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड होती है, मतलब वहाँ पे डाइजेशन जितनी भी होनी थी वो सारी की सारी डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है। अब वहाँ पे क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि हमने जो सीक्वेंस पढ़ा था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का उसमें हमने देखा था कि इसमें 4-5 स्टेप्स होते हैं कि इंजेक्शन आप करते हैं, फिर इसमें डाइजेशन करवाते हैं, डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन करवाते हैं, एब्जॉर्प्शन के बाद आप यूटिलाइजेशन करवाते हैं, और देन आप क्या करवाते हैं उसमें लास्ट स्टेप होता है एलिमिनेशन का। तो जब आपने स्मॉल इंटेस्टाइन को देखा, स्मॉल इंटेस्टाइन में आपने कहा कि जितनी भी डाइजेशन होनी थी वो सारी की सारी कंप्लीट हो जाती है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में ही उसमें विलाई होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं। उनकी वजह से जो फूड आपने ली उसकी डाइजेशन हुई, उसकी एब्जॉर्प्शन आपने करवा ली, और एब्जॉर्प्शन के बाद जो प्रोटीन थी, कार्बोहाइड्रेट थे या लिपिड्स थी, वो सारे के सारे कहाँ पे चले जाते हैं ब्लड में। मतलब जो उसकी विलाई के इर्द गिर्द उसकी सराउंडिंग में कैपिलरीज होती हैं या जो लैक्टियल्स वगैरह होते हैं वहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो जाती है, और इस तरह पूरी बॉडी के अंदर आप जो एनर्जी है उसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। अब जो चीज़ें बच जाती हैं, जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है, जो चीज़ एब्जॉर्ब नहीं हुई, वो आपने अब कहाँ पे भेजनी है, वो लार्ज इंटेस्टाइन में भेजनी है। लार्ज इंटेस्टाइन में आप ये कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत वाटर एब्जॉर्ब होगा। जो चीज़ें डाइजेशन में अनडाइजेस्टेड रह गई थी, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट नहीं हुई, वो थोड़ी बहुत उनकी डाइजेशन होगी कहाँ पे, लार्ज इंटेस्टाइन में। और देन जो आप कहते हैं कि थोड़ी बहुत एब्जॉर्प्शन जो है वो आप लार्ज इंटेस्टाइन में करवा सकते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन के अगर आप पार्ट्स देखें तो आप कहते हैं कि इसके 3 पार्ट्स हैं। एक को आप कहते हैं सीकम, ये इसके पार्ट्स हैं लार्ज इंटेस्टाइन के। सबसे पहला पार्ट है सीकम, फिर आप इसमें कहते हैं कॉलन, और देन इसका पार्ट आ जाता है रेक्टम। जैसे आपने स्मॉल इंटेस्टाइन में देखा था कि स्मॉल इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट्स होते हैं कि ड्यूडेनम, जुजिनम और इलियम। आपने कहा था कि इसके पार्ट्स होते हैं। इसी तरह आप कहते हैं कि इसमें लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट्स हैं, एक है सीकम, कॉलन और रेक्टम। ये इसके 3 पार्ट्स हैं। अब देखें कि इन 3 पार्ट्स में ही क्या होगा कि लार्ज इंटेस्टाइन में सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगी वाटर की। तो आप इसके फंक्शन में आप कह सकते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन का क्या काम हो सकता है कि सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन जो होती है किस चीज़ की, वाटर की। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कर इन लार्ज इंटेस्टाइन, कि जो वाटर है वो मैक्सिमम कहाँ पे एब्जॉर्ब होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। अब जब वाटर एब्जॉर्ब हो जाए, आपके पास फूड थी, ठीक है, जो आपने खाना खाया उसमें उसकी डाइजेशन हुई, ठीक है, डाइजेशन के बाद उसके अंदर जितना भी प्रोटीन था, एनर्जी थी जितनी भी, वो सारी की सारी एब्जॉर्ब होगी कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब वो जो चीज़ मैस थोड़ा बहुत बच गया उसके अंदर आप कह सकते हैं कौन कौन सी चीज़ें होंगी। अनडाइजेस्टेड मटेरियल, अनडाइजेस्टेड मटेरियल होगा जो एब्जॉर्ब नहीं हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसके साथ थोड़ा बहुत वाटर का कंटेंट होगा। अब आप कहते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन में ये जो वाटर था ये भी क्या हो गया, एब्जॉर्ब हो गया लार्ज इंटेस्टाइन की वजह से। अब पीछे जो चीज़ बच गई है, जब वाटर एब्जॉर्ब हो गया तो पीछे जो मटेरियल आपके पास बच जाता है वो किस फॉर्म में बच जाता है, वो सॉलिड फॉर्म में बच जाता है।
मटेरियल जो ही वाटर एब्जॉर्ब होगा, ये जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है ये सॉलिडिफाइड होना शुरू हो जाएगा। जो ही ये सॉलिडिफाइड होगा तो इस सॉलिडिफाइड मटेरियल को, जिसके अंदर से आपने वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया है, आप इसको कहते हैं, ये क्या है आपके पास, फीसिस। फीसिस मतलब वेस्ट मटेरियल। अब ये फीसिस है, इसके अंदर ये जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है, ये जो जिसको आप सॉलिडिफाइड मटेरियल कह रहे हैं, इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं। इसके अंदर, इस सॉलिडिफाइड मटेरियल के अंदर बैक्टीरिया हो सकते हैं, या अनडाइजेस्टेड मटेरियल मतलब जैसे आप कह सकते हैं कि डाइटरी फाइबर, सेलुलोज के कंपोनेंट्स जो डाइजेस्ट नहीं हो सके वो कंपोनेंट्स हो सकते हैं। कुछ सेल्स हो सकते हैं स्लफ्ड ऑफ सेल्स, मतलब जो डाइजेशन में आप कहते हैं कि आप जो आपका स्टमक है वो भी मस्कुलर ऑर्गन है, जब डाइजेशन हो रही है तो थोड़े बहुत सेल्स जो हैं वो डैमेज होते हैं और उसके साथ स्लफ्ड ऑफ हो जाते हैं। इसी तरह वो सेल्स कहाँ पे चले जाते हैं, वो अनडाइजेस्टेड मटेरियल के साथ चले जाते हैं। तो इस तरह फीसिस के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, बैक्टीरिया हो सकता है, अनडाइजेस्टेड मटेरियल हो सकता है, या कुछ सेल्स हो सकते हैं जो एलिमेंट्री कैनाल के हो सकते हैं, बाइल पिगमेंट हो सकता है, और इसके साथ वाटर हो सकता है। अब क्या होता है, ये जो फीसिस है ये डायरेक्ट आप लार्ज इंटेस्टाइन से रिमूव नहीं कर सकते। ये जो फीसिस है ये कहाँ पे जाता है, ये सबसे पहले जाएगा रेक्टम में। रेक्टम को आप कह सकते हैं कि ये वेटिंग रूम हो सकता है कि फीसिस थोड़ी देर के लिए स्टोर होता है रेक्टम के अंदर, और देन रेक्टम से आप इसको रिमूव कर देते हैं बॉडी से। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि जो रेक्टम है वो स्टोरिंग ऑर्गन है, कि आप फीसिस को स्टोर करते हैं रेक्टम के अंदर, देन रेक्टम से आप इसको बॉडी से रिमूव कर देते हैं। ये था आपके पास इसमें लार्ज इंटेस्टाइन का रोल। लार्ज इंटेस्टाइन के बाद आप नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें इसके साथ एक ऑर्गन होता है जिसको आप कहते हैं कि अपेंडिक्स। इसी के साथ ही लार्ज इंटेस्टाइन के साथ ही एक अटैच चीज़ होती है, इसको आप कहते हैं अपेंडिक्स। स्टूडेंट, अक्सर आपने सुना होगा कि अपेंडिक्स का दर्द होता है लोगों को, और ये किस वजह से होता है, ये क्या चीज़ है, ये आपकी बॉडी के अंदर नॉन फंक्शनल एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है। इसको आप कह सकते हैं कि जो आपका लार्ज इंटेस्टाइन का जो आपने पार्ट पढ़ा है सिकम, उसी के साथ ब्लाइंड एंड पे होती है एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, जिसको आप क्या कहते हैं, अपेंडिक्स। ये अपेंडिक्स क्या चीज़ है, ये आप कहते हैं कि नॉन फंक्शनल है, इसका हमारी बॉडी के अंदर कोई रोल नहीं है। अब क्या होता है कि इसके अंदर कोई इन्फेक्शन हो जाए तो आपको बहुत सीवियर किस्म का दर्द होता है। जिन लोगों को ये अपेंडिक्स का दर्द होता है उनको पता है कि ये बहुत सीवियर होता है। अगर थोड़ी बहुत इसको थोड़ा बहुत पेन हो तो इसको मेडिकली आप इसको दे सकते हैं, टैबलेट्स वगैरह लें तो आराम आ जाए, नहीं तो इसको क्या करते हैं, बॉडी से सर्जिकली आप इसको रिमूव कर देते हैं। लेकिन इसको रिमूव करने से आपकी बॉडी के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं होता, क्योंकि ये आपकी बॉडी के अंदर नॉन फंक्शनल चीज़ है। ठीक है, अगर ये ब्रस्ट कर जाए आपकी बॉडी के अंदर तो आपकी डेथ भी काज हो सकती है। नेक्स्ट है आपके पास रोल ऑफ लीवर। आपने कहा था कि आपके पास डाइजेस्टिव सिस्टम में 2-3 चीज़ें आती हैं कि एलिमेंट्री कैनाल होती है, और उसके साथ आप कहते हैं कि इसके साथ एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं। एसेसरी ऑर्गन में आपने कहा था लीवर होता है, पेंक्रियाज होता है। पेंक्रियाज तो आपने पीछे पढ़ लिया कि पेंक्रियाज से आप कहते हैं कि इसमें पेंक्रियाटिक जूस रिलीज़ होता है, उसकी कंपोजिशन आपने पढ़ी। अब हमने इसमें देखना है रोल ऑफ लीवर। लीवर क्या चीज़ है, लीवर हमारी बॉडी का सबसे मेजर ऑर्गन है, जिसको आप कलेजी कहते हैं, वो है लीवर। अब क्या होता है कि इसमें सबसे बड़ा ऑर्गन है हमारी बॉडी के अंदर लीवर। इसका वेट अगर आप देखें तो कितना वेट होता है, 1.5 kg तक लीवर का वेट होता है। ह्यूमन का जो लीवर है उसका वेट कितना होता है, 1.5 kg तक। अब क्या होता है कि इसके साथ एक सैक लाइक ऑर्गन होता है। लीवर किस तरह से होता है कि अगर आप ये इसका स्ट्रक्चर देखें ना, ये इस तरह से लीवर होता है। यहाँ पे इसके साथ ये एक अटैच ऑर्गन होता है, इसके साथ सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको आप क्या कहते हैं, गॉल ब्लैडर। अब ये गॉल ब्लैडर क्या चीज़ है, गॉल ब्लैडर इसके लीवर के वेंट्रल साइड पे होता है। इसका काम क्या है कि आप देखें कि लीवर क्या करता है, लीवर सिक्रीट करता है बाइल को। आपने पीछे ये चीज़ स्टडी की थी कि लीवर का काम है, लीवर सिक्रीट करता है, इसकी सिक्रीशंस होती हैं जिनको आप क्या कहते हैं,
बाइल। जब आपने स्टमक का या एलिमेंट्री कैनाल आपने पीछे स्टडी किया था, उसमें आपने कहा था कि पैंक्रियाटिक जूस रिलीज़ करता है, लीवर जो होता है ये बाइल सिक्रीट करता है। अब क्या होता है कि जो ही अब यहाँ पे हम कहते हैं कि यहाँ पे ये लीवर है, इसके अंदर क्या होता है, बाइल फार्मेशन होती है। बाइल यहाँ पे बनता है, बाइल पिगमेंट है, इसकी सिक्रीशन है लीवर की, ये यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। जब ये प्रोड्यूस होता है तो उसके बाद यहाँ पे इस गॉल ब्लैडर के अंदर ये क्या होना शुरू हो जाता है, स्टोर्ड होना शुरू हो जाता है। क्या आप कहते हैं कि लीवर से बाइल प्रोड्यूस होता है और वो स्टोर कहाँ पे होता है, बाइल स्टोरिंग ऑर्गन कौन सा है, गॉल ब्लैडर। अब क्या होता है, अब ये लीवर डायरेक्टली इसके साथ ड्यूडेनम के साथ अटैच नहीं होता। अब क्या होता है कि ये जो गॉल ब्लैडर है, इसके थ्रू ये जो इसकी डक्ट है, बाइल डक्ट होती है यहाँ पे, ये किसके साथ अटैच होती है फर्दर, और यहाँ पे ये जो आपके पास स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है ड्यूडेनम, इसके साथ अटैच होती है और यहाँ से ये बाइल कहाँ पे चला जाता है, ड्यूडेनम के अंदर। और ड्यूडेनम के अंदर बाइल का क्या काम है कि ये क्या करेगा, डाइजेशन में हेल्प देगा। किस तरह से डाइजेशन में हेल्प देता है कि इसके अंदर बाइल के अंदर एंजाइम्स नहीं होते, लेकिन बाइल के अंदर कौन सी चीज़ है, बाइल के अंदर साल्ट्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, लिपिड्स को कन्वर्ट करना शुरू कर देते हैं, किस चीज़ के अंदर, स्मॉल ड्रॉपलेट्स में, फैट्स वगैरह में कन्वर्ट करना शुरू कर देते हैं। अब क्या होता है कि इसमें अगर आप लीवर के फंक्शंस देखें, इसके पॉइंट्स लिखते जाएं आप अपने नोट्स बुक्स पे या बुक पे ही मेंशन करते जाएं, तो आपको पता चलेगा कि लीवर के कितने फंक्शंस हैं। यहाँ पे देखें, सबसे पहले जो लीवर का फंक्शन है वो क्या है कि लीवर स्टोर करता है ग्लूकोज को, किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। यहाँ पे पॉइंट्स मेंशन कर देती हूँ मैं, आप भी इसमें साथ साथ नोट करते जाएं कि क्या करता है, स्टोर करता है ग्लूकोज को इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। बच्चों आपको पता है कि जो ग्लाइकोजन है, ये क्या, ग्लूकोज है, ये क्या चीज़ है, कार्बोहाइड्रेट है। आपके पास अगर एनिमल के अंदर आपके पास ग्लूकोज स्टोर हो रहा है तो वो किस फॉर्म में होगा, ग्लाइकोजन की फॉर्म में होगा। अगर ग्लूकोज या स्टार्च जो है, ग्लूकोज जो है, ये आप कहते हैं कि आपके पास प्लांट्स के अंदर स्टोर होगा, तो आप इसको क्या कहते हैं, स्टार्च की फॉर्म में वहाँ पे स्टोर हो रहा है। अब क्या है कि यहाँ पे ग्लूकोज स्टोर होना शुरू हो जाता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में। जो ही हमारी बॉडी को ग्लूकोज रिक्वायर्ड होता है तो क्या होता है, इस ग्लाइकोजन की ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हमें क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है, मतलब हमें एनर्जी मिल जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास कि इसके अंदर क्या होता है, फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि जो लीवर है वो क्या करता है, अमाइनो एसिड्स को कन्वर्ट कर देता है छोटे छोटे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर, जो कि देन यूजेबल होते हैं। अभी नेक्स्ट है आपके पास कि इसमें लीवर का एक और काम है कि ये क्या करता है कि ये कन्वर्ट करता है हमारी बॉडी के अंदर जितना भी हार्मफुल कंटेंट होता है, जो टॉक्सिक मटेरियल होता है, यूरिया वगैरह होता है, उसको कन्वर्ट, जो हमारे पास अमोनिया वगैरह होता है, उसको लेस टॉक्सिक मटेरियल में कन्वर्ट कर देता है, जो किस फॉर्म में होता है, यूरिया में। यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जो लीवर है वो कन्वर्ट करता है हार्मफुल सब्सटेंसेस को इनटू लेस टॉक्सिक मटीरियल। लेस टॉक्सिक मतलब यूरिया वगैरह में कन्वर्ट कर, अमोनिया को कन्वर्ट कर देता है यूरिया वगैरह में। अब क्या होता है कि इसमें अमोनिया को, सबसे पहले अमोनिया अगर हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है तो लीवर उसको कन्वर्ट करेगा यूरिया के अंदर, देन यूरिया कन्वर्ट होगा हमारी बॉडी से, हम रिलीज़ करते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। अब क्या होता है कि इसमें एक और चीज़ आ जाती है कि जो लीवर है इसमें हम कहते हैं कि इसमें जो टेम्परेचर वगैरह है उसको हम कहते हैं कि लीवर की वजह से ही मेटाबॉलिज्म जो है तो वो फास्टर होना शुरू हो जाता है। क्यों फास्टर होता है कि इसमें टेम्परेचर की जो रेगुलेशन है वो भी आप यहाँ पे मेंटेन करवा सकते हैं। तो ये था आपके पास रोल ऑफ लीवर। अब नेक्स्ट है आपके पास इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है कि आपके पास अगर आपकी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर डिसऑर्डर आ जाए तो वो कौन कौन से डिसऑर्डर हो सकते हैं, कि जो आपकी गट है, एलिमेंट्री कैनाल है, उसके अंदर अगर डिसऑर्डर आ जाए या डिजीज़ आ जाए तो वो कौन कौन से डिजीज़ हो सकते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देखते हैं 3 तरह के डिजीज़ हम यहाँ पे स्टडी करेंगे कि यहाँ पे 3 तरह के डिजीज़ हो सकते हैं। एक होता है डायरिया, दूसरा हो सकता है कॉन्स्टिपेशन,
तीसरी चीज़ है आपके पास अल्सर। सबसे पहले अब हम देखते हैं कि डायरिया क्या चीज़ है। डायरिया बच्चों एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप कहते हैं कि आपकी बॉडी से वाटर एक्सेसिव वे में रिमूव होना शुरू हो जाता है, कि वाटर की एब्जॉर्प्शन नहीं होती, वाटर वहाँ से रेडिली रिमूव होता जाता है। कि आपको अगर आप कहते हैं कि 1 लीटर एब्जॉर्प्शन होनी चाहिए थी वाटर की, तो यहाँ पे 1 लीटर के बजाय 0.05% वाटर एब्जॉर्ब हो, बाकी सारे का सारा वाटर आपकी बॉडी से रिमूव हो जाए। अब जब वाटर बॉडी से रिमूव हो जाएगा तो आपकी बॉडी के अंदर क्या कंडीशन हो जाएगी, आपकी बॉडी के अंदर वाटर डेफिशिएंसी हो जाएगी, पानी कम होना शुरू हो जाएगा। अगर पानी कम होगा तो क्या होगा, आपकी बॉडी जो है वो फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगी। फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगी का क्या मतलब है कि यहाँ पे आपको पता है कि आपकी बॉडी के अंदर 90% तक वाटर होता है, और जितना भी सेल मेटाबॉलिज्म है या सेल का फंक्शन है वो सारे का सारा कहाँ पे होता है, वाटर के अंदर होता है। अब अगर वाटर कम होगा तो बॉडी के अंदर पानी की कमी हो जाएगी। जब पानी की कमी हो जाएगी तो मतलब उस कंडीशन को आप कहते हैं डिहाइड्रेशन। ये जो कंडीशन है डायरिया, इसमें क्या होता है कि जब आप एक्सेसिव वे में वाटर को बॉडी से रिमूव करना शुरू कर देते हैं तो कंडीशन को नाम देते हैं, कौन सी कंडीशन है ये, डायरिया। अगर इसमें आप देखें कि ये डायरिया होता क्यों है, कि अगर आप देखें इसमें तो आपका जो कॉलन है, कॉलन क्या चीज़ थी, लार्ज इंटेस्टाइन का सेकंड पोर्शन था, कॉलन, रेक्टम और सीकम, ये आपने पढ़ा था। कॉलन इसमें सेकंड पोर्शन है। अगर कॉलन के अंदर आपको इन्फेक्शन हो जाता है, आपका कॉलन ठीक तरीके से काम नहीं करता, तो वहाँ पे एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। आपने बच्चों पहले ही देखा है कि लार्ज इंटेस्टाइन का काम ही ये है कि लार्ज इंटेस्टाइन ने क्या करना है, वाटर की एब्जॉर्प्शन करवानी है। अब अगर लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो इसका मतलब आप रिमूव कर रहे हैं ना बॉडी से वाटर को, तो वहाँ पे स्टोर तो नहीं हो रहा, एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही। इसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर क्या होना शुरू हो जाएगा, डिहाइड्रेशन होना शुरू हो जाएगा। अब इसके सिम्टम्स क्या क्या होंगे कि आपको एब्डोमिनल पेन होगा, आपको पेट में बहुत सख्त दर्द होगा, वोमिटिंग होना शुरू हो जाएगी, वाटर डेफिशिएंसी की वजह से आपको वीकनेस होना शुरू हो जाएगा। ये कंडीशन होगी किस चीज़ की, डायरिया की। अब क्या है कि इस डायरिया की वजह से अगर डिहाइड्रेशन हो रहा है तो डिहाइड्रेशन अगर सीवियर पॉइंट पे चला जाए, पीक पे चला जाए, तो आपको इसकी वजह से डेथ फेस करना पड़ती है आपकी बॉडी के अंदर अगर वाटर डेफिशिएंसी हो जाए। अब नेक्स्ट है इसमें कि आप डायरिया को की ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, अगर पानी आप देखें कि अगर आपकी बॉडी के अंदर वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, तो सबसे पहले तो आप यही कहेंगे कि आपके कॉलन में इन्फेक्शन है। अब उस कॉलन को के इन्फेक्शन को पहले क्योर करेंगे, आप क्या करेंगे, आप वाटर, अगर वहाँ पे हो सकता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है वायरल इन्फेक्शन हो, आप एंटीबायोटिक्स लेंगे, आप मेडिसिन लेंगे। मेडिसिन लेने की वजह से आपको क्या होगा कि आपका कॉलन ठीक होगा, जिसकी वजह से आप एब्जॉर्प्शन करवा सकते हैं। अब अगर कॉलन ठीक होगा तो एब्जॉर्प्शन ठीक होगी, तो अब वाटर के लेवल को, डिहाइड्रेशन को ओवरकम करने के लिए आप क्या करेंगे, वाटर ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर क्या होगा, वाटर का जो लेवल है वो मेंटेन हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास कौन सी चीज़ है, कॉन्स्टिपेशन। जो डायरिया है उसके अपोजिट चीज़ आ जाती है कॉन्स्टिपेशन। डायरिया में आप कहते हैं एक्सेसिव वे में वाटर जो है वो बॉडी से रिमूव होना शुरू हो जाता है, एब्जॉर्प्शन नहीं होती, जिसकी वजह से डायरिया होता है। अब कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है कि एक्सेसिव अमाउंट में जो वाटर है वो क्या होना शुरू हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। कि अगर आपने यहाँ पे अगर एग्जांपल ली 1 लीटर जो आपने वाटर एब्जॉर्ब करवाना था, तो 1 लीटर के बजाय यहाँ पे कितना वाटर जो है ये एब्जॉर्ब हो जाए, 5 लीटर्स तक वाटर जो है वो एब्जॉर्ब हो जाए, तो जो पीछे आपके पास मटेरियल बच जाएगा वो क्या होगा, वो बहुत सॉलिडिफाइड कंडीशन में चला जाएगा, वो बहुत टफ कंडीशन में चला जाएगा, जिसको आपकी बॉडी से रिमूव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, कंडीशन सीवियर हो जाती है। अब क्या होगा कि इसमें आप कह सकते हैं कि यहाँ पे भी कॉलन का इन्फेक्शन होता है, इसकी वजह से आप एब्जॉर्प्शन नहीं करवा सकते, एब्जॉर्प्शन नहीं इसके अंदर होता, और आपको क्या होता है कि यहाँ पे कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन फेस करना पड़ती है। अब कॉन्स्टिपेशन को कैसे कम किया जा सकता है कि आप क्या करें, लग्जेटिव फूड्स लें, वाटर बहुत ज़्यादा यूज़ करें। अगर वाटर सही यूज़ करेंगे तो उसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन फेस नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लास्ट चीज़ है अब इसमें कि अल्सर क्या चीज़ है। अल्सर क्या चीज़ है कि अगर आपका जो एलिमेंट्री कैनाल है या जो आपका गट है उसके अंदर अगर कोई सोर आ जाए, मतलब कोई सुराख आ जाए, कोई इन्फेक्शन हो जाए, ये जो कंडीशन है इसको आप क्या नाम देते हैं, ये अल्सर है। बच्चों इसमें अल्सर की 3 तरह की टाइप्स होती हैं।
कौन कौन सी हैं कि ये अल्सर बेसिकली किस वजह से होता है, एसिडिक कंडीशन की वजह से। जब HCl बहुत ज़्यादा अमाउंट में बॉडी से रिलीज़ होता है ना, कि आप कहते हैं कि स्टमक में HCl रिलीज़ होता है, HCl रिलीज़ होने की वजह से स्टमक की वाल्स जो होती हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाती है। जब वाल्स डैमेज हो जाएंगी तो आपको पता है जो एसिड होता है वो बहुत बुरी चीज़ है, उसकी वजह से आपको जलन होती है। वो जो जलन हो रही है वो किस वजह से हो रही है कि एसिड जो है वो आपके स्टमक की जो वाल्स हैं उनको डैमेज कर रहा है, उनके अंदर इन्फेक्शन काज कर रहा है। अब ये जो अल्सर है इसकी 3 टाइप्स होती हैं। एक को आप कहते हैं गैस्ट्रिक अल्सर, दूसरा होता है ड्यूडेनल अल्सर और तीसरी चीज़ है इसोफेगल अल्सर। अगर गैस्ट्रिक अल्सर है तो इसका मतलब कि आपके स्टोमक में अल्सर है। अगर जो ड्यूडेनम अल्सर है उसका मतलब है कि आपका अल्सर किधर है, आपके ड्यूडेनम के अंदर, मतलब इन्फेक्शन कहाँ पे है, सोर कहाँ पे होगा, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अगर अल्सर आपकी इसके अंदर हो, इसोफेगस के अंदर हो, तो इसका मतलब है कि अल्सर या सोर कहाँ पे है, आपके इसोफेगस के अंदर। तो ये किस वजह से होता है कि जब आप स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, इन्फेक्शन काज करते हैं, उसके बाद आप कॉफ़ी वगैरह लेते हैं या जंक फूड्स लेते हैं, तो उसकी वजह से आपको क्या होता है, अल्सर हो सकता है। तो इसकी वजह से आप इसकी क्यूरेशन कैसे कर सकते हैं कि आप एसिडिक फूड कम से कम लें, स्पाइसी फूड को अवॉइड करें, जिसकी वजह से आप अल्सर को क्योर कर सकते हैं। तो ये था आपका आज का टॉपिक जिसमें आपने देखा है लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद लीवर का रोल देखा है, उसके बाद आपने देखा है डिसऑर्डर ऑफ गट। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे ट्रांसपोर्ट। आज तक के लिए इतना ही है। अल्लाह हाफिज़।